लंदन से पाकिस्तान वापसी तक नून लीग के कायद नवाज शरीफ का बयानिया बार बार बदल रहा है। 2019 में जब नवाज शरीफ लाहौर से लंदन रवाना हुए थे तो मज़ाहमत और एहतसाब का बयानिया अपनाए हुए थे। फिर लंदन में क़याम के दौरान भी यही बयानिया जारी रखा और पाकिस्तान वापसी से पहले 19 सितंबर को एक सख्त बयान भी दिया जिसमें साबिक जजेस और जर्नलों के एहतसाब की बात की। लेकिन 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ लाहौर पहुंचे और मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब किया तो उनकी तकरीर में ना तो किसी जज का नाम था और ना ही किसी जर्नल का नाम था, बल्कि इंतकाम ना लेने और मुआशी तरक्की का एजेंडा आगे बढ़ाने की बात की गई थी। लेकिन फिर गुज़िश्ता तकरीबन 2 माह के दौरान नवाज शरीफ को इंतहाई तेज़ रफ्तारी से इंसाफ मिलता रहा और इस दौरान वो कभी गर्म और कभी नरम बयानिया अपनाते रहे, मगर ज़्यादातर उनका रवैया लहजा तो नरम रहा या फिर उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी रही। उन पर यह तनकीद भी होती रही कि वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए एहतसाब के बयान से पीछे हट रहे हैं। उनको नए लाडले का लक़ब भी दिया जाने लगा और ये खबरें भी आईं कि नवाज शरीफ इस तासुर से परेशान हैं और इसे ख़त्म करना चाहते हैं। और अब जैसे जैसे नवाज शरीफ के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस ख़त्म हो गए हैं, वैसे वैसे उनके बयानिए में सख्ती दोबारा आती जा रही है। पहले एवन फील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंसेस एक ही दिन में ख़त्म हो गए और फिर 2 हफ्ते के अंदर अंदर गुज़िश्ता रोज़ अल अजीज़िया रेफरेंस में भी बरियत हो गई और आज नवाज शरीफ का एक बार फिर इंतकाम नहीं मगर हिसाब लेने का बयानिया सामने आ गया है। आज लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने एक बार फिर साबिक जर्नलों और जजेस के नाम लेते हुए कहा कि मैं इंतकाम लेना नहीं चाहता, लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। वज़ीर आज़म की छुट्टी करा रहे हैं, सिसिलियन माफिया कह रहे हैं, गॉड फादर कह रहे हैं। आप जजेस कभी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? मैंने क्या बिगाड़ा था वो उस बेंच का? उसी बेंच का ऑर्डर था कि इसके खिलाफ मुकदमे किए जाए नवाज शरीफ के खिलाफ। जिस जज ने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया था, जस्टिस एजाजुल हसन को मॉनिटरिंग जज लगा दिया। मतलब ये कि जी आपने इंश्योर करना है कि नवाज शरीफ को सजा होगी और जल्दी से जल्दी होगी। उनमें से एक जज था अजमत, उनकी कोई अजीजा थी जिसका कोई प्रमोशन का केस था। किसी केस में या उस केस में वो कहते हैं जनाब नवाज शरीफ को पता होना चाहिए अडयाला जेल में बहुत जगह है, मैं वज़ीर आज़म हूँ। जज साहब ये रिमार्क्स पास कर रहे हैं अपने मुल्क के वज़ीर आज़म के खिलाफ। उनकी ख्वाहिश तो उस वक्त से थी मुझे अडयाला जेल भेजने की। मैंने लाहौर आके ये कहा था 21 अक्टूबर को कि मैं किसी इंतकामी जज्बे से यहाँ नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। ये साजिश है और 25 करोड़ अवाम को इसका नोटिस लेना चाहिए। वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया और क्यों किया? मैंने तो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, ना मैंने कभी जनरल राहिल शरीफ के खिलाफ कभी साजिश की है, ना कभी किसी और के खिलाफ कभी कोई साजिश की है। जिन्होंने कौम के खिलाफ इस तरह के काम किए, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं उनको कह दूं कि जनाब मैं भूल गया हूं। जो जो इसका जिम्मेदार है उसका हिसाब लिया जाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है सीनियर साथी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। वड़ाई साहब, आपने सबसे पहले लंदन में आपकी मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ साहब से और आके बताया था पाकिस्तान में कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया होगा वो अदलिया की तरफ होगा, ज़्यादातर उसका फोकस होगा जब वो वापस आएंगे। वो वापस आए, फिर अचानक बिल्कुल ही उनका एक नरम बयानिया था, अब उन्हें रिलीफ मिला है, फिर सख्त होता जा रहा है। कोई कन्फ्यूजन है, बयानिया ढूंढ नहीं पा रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं, दबाव में हैं, क्या सूरत हाल नजर आती है? देखिए, जाहिर है हर सियासतदान को तजादात का सामना होता है। अब मसला ये है कि जो पुरानी मकतदरा है जिसमें जनरल बाजवा थे, जनरल राहिल शरीफ थे, उनसे उनको बड़े जेन्युइन गिले हैं और वाकई ही उन्होंने बढ़िया ज्यादतियां की थी नवाज शरीफ के साथ। तो लेकिन अब जो नई मुकतदरा है वो उन्हें सपोर्ट कर रही है, तो एक बड़ा तजाद आ गया। अब वो पुरानी मुक्तदरा को की जो पर तनकीद करते हैं और जो नई मुक्तदरा है उस ज़ाहिर है उसके साथ चल रहे हैं। इसी तरह जो पुरानी अदलिया है उसने उनके खिलाफ फैसले दिए, जैसे शेख अजमत सईद साहब हैं, जैसे जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं, जैसे जस्टिस खोसा साहब हैं, जैसे जस्टिस साकब निसार साहब हैं। तो इनसे उन्हें गिले हैं और लेकिन आज की जो अदलिया है वो उन्हें रिलीफ दे रही है। तो यहाँ भी एक तजाद आ गया। अब वो उस तजाद से निकलने के लिए उन्होंने यही बयानिया अपनाया कि उनके नाम लिए जाए और चले इंतकाम नहीं तो उन्होंने हिसाब का नाम लिया है। लेकिन दरअसल बात यह है कि बयानिए में ये चीज़ें चले ज़रूर शामिल करें क्योंकि उनको अपने पिछले बयानिए और नए बयानिए में एक मुताबिकत पैदा करनी है, ज़रूरी है क्योंकि इतना तजाद पैदा हो रहा था। लेकिन असल बात तो यह है कि आगे मुल्क को कैसे लेके चलेंगे, इकोनॉमिक एजेंडा क्या होगा नंबर 1, और नंबर 2 पॉलिटिकल एजेंडा क्या होगा। तहरीक देखिए इस वक्त मामला ये जजेस वाले से ज्यादा इस वक्त मामला ये है कि तहरीक इंसाफ के साथ
उनकी ट्रीटमेंट क्या होगी, उस बारे में भी उन्हें बोलना चाहिए कि वो क्या करेंगे। तो बाकी ये बात है कि जो जिन लोगों ने गलत किया हुआ है उनको भुगतना चाहिए, मेरी तो जाती राय है। जिन जजेस ने जस्टिस मुनीर से लेके आज तक और जिन जर्नैलों ने मार्शल लॉ लगाए हैं उनके खिलाफ कम से कम अलामती फैसले तो आने चाहिए। सब और इस सारे सिनेरियो में आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब के पास इस चीज के बावजूद, इस बात के बावजूद कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं, उनकी बात बाहर नहीं आ रही है, कोई एक ताकतवर बयानिया है नवाज शरीफ साहब के पास जो कि ज़ाहिर एक बहुत बड़ा यूथ वोटर है जो कि सामने आया है, उसको जाकर अपील कर सके? कोई बयानिया, कोई ऐसा पैगाम है उनके पास, या अभी इस वक्त मिसिंग है पूरी नून लीग के पास ही और खासतौर पर नवाज शरीफ साहब के पास वो बयानिया? नहीं, देखें, इस वक्त जो डिवीजन है वो बड़ी स्ट्रांग है। और वो डिवीजन क्यों है? देखिए, जब भी कोई मजलूम होता है ना, पाकिस्तान की ये रवायत रही है, तो मजलूम का वोट बैंक तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये ठीक है कि इस वक्त नवाज शरीफ अकेले ही लड़ रहे हैं, उनके मुखालिफ कोई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ जब तक नंबर वन ये साबित नहीं करते कि भाई मैं मुल्क के अंदर क्या तब्दीलियां लाऊंगा, जब तक लोगों को कोई नया ख्वाब नहीं दिखाते, उस वक्त तक कैसे लोग कन्विंस होंगे? भुट्टो साहब जो हैं उनको गए हुए कितने साल हो गए इस दुनिया से, लेकिन आज भी आप सिंध में देखें, पंजाब में देखें, जियाले मौजूद हैं जो उस कत्ल को, उस गम को भूलने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह जब भी किसी पार्टी को के साथ जुल्म होता है या वो मजलूम होती है तो उसका वोट बैंक तादेर कायम रहता है। हाँ, ये सही है कि ये वोट बैंक इतना नहीं होता कि वो पूरे मुल्क की मेजॉरिटी हो। वो जाहिर है पार्टी के वोट बैंक हमारे देहात में कम होते हैं, इसलिए वो पार्टियां, आपने देखा कि 1985 में पीपल्स पार्टी जो थी उसको बाईपास कर दिया गया और नए लोग आ गए। अब भी ये होगा कि इलेक्टेबल जो होते हैं छोटे शहरों के अंदर वो लीड ले जाएंगे, क्योंकि मद्दे मुकाबल कमजोर होगा या होगा ही नहीं। लेकिन बहरहाल पीटीआई का वोट बैंक जो है फिलहाल नहीं टूट रहा, और नवाज शरीफ साहब के लिए एक अल्टरनेट रास्ता यह है कि वो इसको भुला के खासकर पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की भी बात करें और इकोनॉमिक एजेंडे जो है उस पे जोर दें। दो चीजें और सर साहब, इस सब में जो ये नून लीग ये कॉन्फिडेंस का इजहार कर रही है कि जी जो पंजाब के दही इलाके हैं वहाँ तो हम बड़े स्ट्रांग हैं, और जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे भी ये जो पीटीआई की लहर का तासुर पैदा किया जाता है वो उतना बड़ा है नहीं, वो भी हम अच्छे मुकाबले की सूरत हाल में है। आपके ख्याल में ये दुरुस्त है दही इलाकों और शहरी इलाकों के बारे में जो पंजाब की ये दावा कर रहे हैं? देखिए, देही इलाकों में फर्ज देखे ना, दो मुतारब गिरोह होते हैं या धड़े, हम इसको पंजाब में कहते हैं, सिंध में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन धड़े जो होते हैं, जाहिर है अगर दोनों धड़े जो हैं वो गवर्नमेंट की साइड पे होंगे और या नून की साइड पे होंगे या एक धड़ा गायब हो जाएगा तो जाहिर है एक वॉक ओवर है ना, तो वो वॉक ओवर वाली सूरत हाल हो जाएगी दही हल्कों में। लेकिन शहरी हल्के अनप्रडिक्टेबल हैं। अभी ये नहीं पता कि भाई जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पीटीआई मेजॉरिटी में है, और अगर आपने लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी उनको तो फिर पीटीआई जो है वो शहरों में जीत जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा ये भी लगता है रियलिस्टिकली कि ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई अभी फिलहाल चांस नहीं है इलेक्शन तक अभी। और इमरान खान साहब की जो फेट है इलेक्शन तक वो भी नजर आ रही है कि उनको नायल भी करार दे दिया जाएगा, इनके वर्कर्स के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल भी होंगे, तो इसका मतलब है और खौफ और नाउमीदी जो है वो फैलाई जाएगी। तो जब वो उसका होगा तो उससे वोटर जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन फिर भी इस बात का चांस तो हर वक्त होता है कि इसके बावजूद वोटर निकल जाए, उसका कोई हल नहीं है इस वक्त इनके पास।